नमस्कार आप सभी को। आज हम माइग्रेशन यानी कि प्रवास, जो कि आपकी क्लास का 9th लेसन है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रवास की परिभाषा और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है प्रवास की, इसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रवास का मतलब है कि किसी व्यक्ति का या किसी जन समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, कोई भी कारण रहे चाहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपने स्थान में परिवर्तन कर देना, तो उसे हम प्रवास कहेंगे। जैसे मान लो, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, प्रवास जो है विलेज से सिटी की तरफ चला जाए या सिटी से विलेज की तरफ चला जाए। कोई भी समूह, कोई भी जनसंख्या, कोई व्यक्ति अपने स्थान में परिवर्तन कर दे तो उसको हम परिवास कहते हैं, प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। यह अवधि के लिए हो सकता है, वार्षिक हो सकता है, मौसमी हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है और दैनिक भी हो सकता है। प्रवासी वह व्यक्ति होता है जब कोई व्यक्ति जनगणना के समय अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गिना जाए, उसको हम प्रवासी व्यक्ति कहते हैं। इसी तरह अगर हम प्रवास में दूसरी धारा जोड़ें तो एक्सटर्नल माइग्रेशन, और जिसके अंदर हम बृह प्रवास कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर की तरफ होने वाला प्रवास जो है, जैसे भारत से पाकिस्तान, भारत से नेपाल, भारत से बांग्लादेश, भारत से श्रीलंका, तो उसको बृह प्रवास की संज्ञा में रखेंगे। इसी के अंदर दो प्रकार का और प्रवास होता है। इमिग्रेशन, देश के अंदर ही प्रवास होना, जैसे ये लिखा हुआ है इमिग्रेशन, अप्रवास, देश के अंदर प्रवास होना, बाहर के देशों से या अपने देशों के, अपने देश से के अंदर ही प्रवास आ जाना, लोगों का आ जाना या बस जाना। जैसे इंडिया से यूएसए में लोग आकर, यूएसए से इंडिया में आकर लोग बस गए, तो इसे इमिग्रेशन कहेंगे। उसका दूसरा है उत्प्रवास या आउट माइग्रेंट, इमिग्रेशन या आउट माइग्रेंट, किसी आदमी का बाहर के देशों में जाकर बस जाना। भारतीय लोगों का, जैसे मान लो इंडिया का जैसे लंदन में जाके बस जाना, या इंडिया का जैसे यूएसए में जाके बस जाना, इंडिया की पॉपुलेशन का या एक व्यक्ति का, तो उसको उत्प्रवास की संज्ञा देंगे। फिर है स्टेप वाइज माइग्रेशन, सोपानी प्रवास। इसके अंदर है पहले छोटे नगर से, मान लो कोई गांव है, उससे छोटे नगर में जाके बस जाना, या फिर उसके बाद बड़े नगर की तरफ बस जाना, चले जाना, अपना स्थान छोड़कर चले जाना, तो वहाँ पर हम सोपानी प्रवास की बात करेंगे, सोपानी प्रवास कहलाता है। जैसे मान लो हम अपने ही उदाहरण देते हैं, जाखंड दादी गांव से कोई हिसार जाकर या फतेहाबाद जाकर बस गया, उसके बाद जो है दिल्ली जाकर बस गया, तो इस तरह से वो सोपानी प्रवास हो गया, यानी कि स्टेप वाइज माइग्रेशन हो गया। उसके बाद है कम्यूटिंग, यानी कि अपनगरीय यातायात में दिक् परिवर्तन। अपने निवास स्थान से कार्यस्थल, जहां वो काम करता है कोई आदमी, वहां से प्रतिदिन या साप्ताहिक कार्यस्थल से डे टू डे या वीकली, या फिर जो है मंथली प्रवास जो होता है, उसको हम अपनगरीय यातायात में दिक् परिवर्तन या कम्यूटिंग कहेंगे, कम्यूटिंग प्रवास कहेंगे। फिर है ट्रांसहुमेंस, ऋतु प्रवास लास्ट में। जैसे क्लाइमेट चेंज होने पर, क्लाइमेट चेंज तो 30 साल में होती है, 30 या 35 साल की जो वायुमंडलीय कंडीशन है, मौसमी दशाएं हैं, उनको क्लाइमेट बोलते हैं। लेकिन साल के अंदर एक वर्ष में मौसम जो परिवर्तन होते हैं, मौसम के अनुसार किया जाने वाला प्रवास या ऋतु के अनुसार किया जाने वाला प्रवास, इसकी श्रेणी में रखेंगे। और पशुओं के साथ होने वाला प्रवास है, जैसे गुज्जर और बकरवाल जो है भारत के अंदर प्रवास करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर। इसी तरह टुंड्रा के जो है इलाके जो हैं, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, विंटर सीजन के अंदर लोग जो है साउथ की तरफ आ जाते हैं, और समर सीजन में लोग जो है नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। ये भी एक मौसमी प्रवास है। फिर है प्रवास क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। प्रवास क्या है हम अभी बात करके गए हैं, किसी व्यक्ति का या जनसमूह का अपने निवास स्थान के अलावा कहीं और जाकर बस जाना, वो है प्रवास जो है। तो प्रवास कितने प्रकार का होता है, समय के आधार पर प्रवास अगर हम बात करें, दैनिक प्रवास, मौसमी प्रवास,
अथवा अल्पकालिक प्रवास इसके अंदर आते हैं। डेली माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, ऐसे भी हम उसको बोल सकते हैं। एक ही दिन के अंदर हर रोज़ अपने काम स्थल पर, नौकरी के स्थान पर गया, या औद्योगिक केंद्रों में काम करने गई पॉपुलेशन, या व्यवसाय या शिक्षा सेवाओं में काम करने के लिए, लाभ लेने के लिए दिन प्रतिदिन कस्बों या नगरों, महानगरों की ओर जनसंख्या का जाना, या शाम को अपने घर में लौट आना, तो इस प्रकार का प्रवास जो है, माइग्रेशन जो है वो दैनिक प्रवास में आ जाएगा। सीजनल प्रवास अभी हम बात करके गए हैं, गुज्जर या बकरवाल जो लोग हैं वो भी सीजनल मौसमी प्रवास करते हैं। कुछ लोग जो है गेहूं के सीज़न में या जीरी के सीज़न में, चावल के सीज़न के अंदर अपने, जैसे बिहार से मज़दूर हरियाणा और पंजाब की तरफ आते हैं, यूपी के मज़दूर जो हैं हरियाणा और पंजाब की तरफ आते हैं, वो भी मौसमी प्रवास करते हैं। कई लोग ईंट भट्टों पर काम करने के लिए, सड़क या गृह निर्माण में काम करने के लिए भी लोग जो है प्रवास करते हैं, उत्तर भारत की तरफ जो है प्रवास करते हैं और वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं, उसको भी मौसमी प्रवास की श्रेणी में रखा जाता है। फिर आता है दूरी के आधार पर प्रवास, यानी कि डिस्टेंस, नंबर 2 पर है डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है, लंबी दूरी का प्रवास और कम दूरी का प्रवास, इसके अंदर ये दोनों रखे जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में नगरों, गांव से नगरों की तरफ या नगरों से महानगरों की तरफ अभी बात करके गए हैं। जैसे मान लो जाखंड आदि से हम फतेहबाद या हिसार में जाकर बस जाएं, या हिसार से फिर दिल्ली की तरफ या बॉम्बे की तरफ जाकर बस जाएं, या अगर हम स्टेट्स की बात करें, छत्तीसगढ़ के मजदूर जो हैं इधर उधर, यानी कि अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाएं, या मध्य प्रदेश की तरफ आ जाएं, या राजस्थान या हरियाणा या असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी मारवाड़ी व्यापारी का प्रवास भी मध्यम दूरी का ही प्रवास, यानी कि अगर हम बात करें स्मॉल डिस्टेंस ही है माना जाएगा। और अगर भारत के लोग जो हैं, भारत की जो पॉपुलेशन है वो अगर विदेशों में जाके बस जाए, जैसे एक डायग्राम मैंने ये भी बनाया है, वर्ल्ड का मैप है, भारत से लोग जो हैं ईस्ट इंडीज़ के अंदर जाकर बस जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, या मेडागास्कर में एग्रीकल्चर, मॉरिशस की तरफ एग्रीकल्चर करने चले जाएं इन देशों में, या फिर अमेरिका की तरफ चले जाएं, या फिर जो है वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो है खेत मजदूर बनकर चले जाएं। इस तरह से वेस्ट इंडीज़ के इलाकों में बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी गई हुई है, तो ये जो है लंबी दूरी के प्रवास के अंदर आ जाएगा, शामिल होगा। उसके बाद है बाई रीजन्स, क्षेत्र के आधार पर, एरिया के आधार पर प्रवास है। एक्सटर्नल प्रवास, इंटरनल प्रवास और एक्सटर्नल प्रवास। इसके इंटरनल प्रवास है अपने देश के ही अंदर प्रवास हो जाए, भौतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें, इस प्रकार के प्रवास जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी होते हैं। और देश के अंदर ही प्रवास इंटरनल प्रवास, एक्सटर्नल प्रवास देश से बाहर की तरफ प्रवास हो जाए। जैसे अगर इसके कुछ धाराएं हैं, विलेज से सिटी की तरफ प्रवास हो जाए, ये भी उसी कैटेगरी में आता है, उसी श्रेणी में आता है। विलेज से सिटी की तरफ प्रवास हो जाए तो ये भी एक दूरी के प्रवास के दृष्टि से भी देख सकते हैं, और इसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल प्रवास की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। शिक्षा से, मनोरंजन से, व्यवसाय और गांव की जनसंख्या जो है शहरों की तरफ चली जाती है, तो भी इसको हम अपनी ओर आकर्षित करती है। संभावनाओं की दृष्टि से गांव से नगर की ओर प्रवास होता है। नगर से नगर की ओर प्रवास की बात की जाए तो एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास अंतरनगरीय प्रवास की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि बड़े जो नगर हैं, व्यापार और उद्योग व अन्य व्यवसायों में रोजगार के भी केंद्र होते हैं, तो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, इस तरह का प्रवास होता है। तीसरा है गांव से गांव की तरफ प्रवास। छोटे जो गांव होते हैं, जो बड़े गांव होते हैं, वहाँ अनेकों प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो उनको, छोटे गांव को बड़े गांव की तरफ खींचना शुरू कर देती है। इस प्रकार के प्रवास जो है असम, केरल, तमिलनाडु के चाय कॉफ़ी बागानों में, रबड़ के बगीचों में भी काम करने के लिए, या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के एग्रीकल्चर डेवलप्ड एरिया जो है वहाँ पर काम करने के लिए, या बात करें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के जो एरियाज हैं जहाँ उद्योगों में काम करने के लिए पॉपुलेशन जो है वो चली जाती है, इस प्रकार के प्रवास में आती है। फिर है नगर से गांव की तरफ प्रवास। अगर बात करें तो नगर से गांव की ओर जो प्रवास है लगभग स्थानीय प्रवास होता है। सेवानिवृत्त शासक, सैनिक अथवा अशासकीय कर्मचारी, कार्यशील व्यापारी आदि लोग शांत जीवन जीने की लिए आशा से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी प्रवास करते हैं। कुछ संख्या में ये प्रवास जो है होता है, और बहुत बड़ी संख्या में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में प्रवास जो है वो विवाह के कारण भी होता है।
जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें दिया हुआ है, विवाह के द्वारा जो प्रवास है, वो जो प्रवास है, महिलाएं जो है वो 65% के आसपास इस प्रकार का प्रवास करती हैं और पुरुष जो है वो 38% इस प्रकार का प्रवास करते हैं। शादी के बाद जो है किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना वो प्रवास के अंतर्गत आता है। महिलाओं में 65% है और पुरुषों में जो है 38% है, 38% के आसपास प्रवास आता है। ये एक क्वेश्चन है। और इंडिया के अंदर मैं प्रवास की 2 धाराओं की बात करूंगा, 2 या 3 धाराओं की बात करूंगा। 1947 के आसपास की बातें हैं, जब हमारे यहाँ विभाजन हुआ था तो पंजाब और हरियाणा या इस तरफ के इलाके जो हैं पाकिस्तान की तरफ से प्रवास हुआ और यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से हुआ और पाकिस्तान से हमारे इंडिया में हुआ। इसी तरह गुजरात की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, गुजरात से, पाकिस्तान से गुजरात की तरफ भी लोग जो है प्रवासी बनकर आए। दूसरा प्रवास था बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश से भी भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो है अभी भी आते हैं और ये प्रवास भी जारी रहता है, जो कि अपनी रोज़गार के लिए है, एजुकेशन के लिए है और जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इंडिया में प्रवास भी करते हैं। चोरी छिपे भी प्रवास इस प्रकार का होता रहता है। और 1947 के आसपास भी जो है ये प्रवास जो है हुआ है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये भाग जो है पाकिस्तान और पूर्वी, उस टाइम इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान, जो 1971 के अंदर मेरे ख्याल से 1971 में इसको अलग किया गया था, मुक्ति वाहिनी सेना बनाकर इसको बांग्लादेश नाम दिया गया था। तो इस तरह का प्रवास जो है होता रहता है। प्रवास का मतलब है अपने बेटर प्लेसमेंट के कारण पॉपुलेशन जो है वो प्रवास करती है। दूसरा इसी के अंदर एक क्वेश्चन और है हमारा, जो है कि काजेज ऑफ माइग्रेशन है, प्रवास के कारण क्या हैं, क्यों होता है प्रवास। बहुत ही आसान जो हमारा लेसन है ये, नेचुरल प्रवास, प्रवास के कारण क्या है। लोग अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से भी जुड़े होते हैं, फिर भी लाखों लोग अपनी बेहतरी के अवसरों के लिए अपने जन्म स्थान को छोड़कर जो है अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। रतिया जैसे एरिया में लोग, बच्चे जो है आइल्स करते हैं और कनाडा, यूएसए या विश्व के अन्य स्थानों पर जाकर बस जाते हैं, चले जाते हैं, बेहतर अवसरों की तलाश में चले जाते हैं। 2 कारक हैं, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर जो है, यानी कि जब लोग नगर से सुविधाओं और आर्थिक अवसरों की आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो उसको हम अपकर्ष या प्रेरित या पुल फैक्टर बोलते हैं। और एक होता है पुश फैक्टर, जब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन या अन्य सुविधाओं की या गरीबी या भुखमरी के कारण भी लोग प्रवास करते हैं तो उसको हम प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर भी बोलते हैं। इसी तरह बात करें तो नेचुरल फैक्टर की बात करें, सबसे पहले इसके अंदर आता है नेचुरल फैक्टर जो है, यानी कि प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारणों से भी जलवायु जो है प्रवास होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राकृतिक कारणों में, जलवायु का प्रभाव सबसे अधिक रहा है। अतिवृष्टि या अनावृष्टि या अकाल। अतिवृष्टि का मतलब है जहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, अनावृष्टि का मतलब है जहाँ वृष्टि कम होती है, वर्षा कम होती है या अकाल पड़ता है, वहाँ से भी जो है प्रवास हो जाता है। कठोर शीत, टुंड्रा जैसे इलाकों में लिखा हुआ है टुंड्रा, जब ठंड पड़ती है यानी कि समर विंटर सीजन होता है तो लोग जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ प्रवास करते हैं, और जब समर सीजन होता है तो लोग जो हैं अपने पशुओं के साथ साउथ टू नॉर्थ यानी कि ऊपर वाले इलाकों में चले जाते हैं, नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। अर्थक्वेक के कारण भी लोग जो है प्रवास करते हैं, जिन इलाकों में अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। और वोल्केनोज, ज्वालामुखी से भी प्रवास होते हैं। इटली जैसे इलाकों में, यूरोप में इस प्रकार के प्रवास जो है हुए हैं। फिर है मानवीय कारक, ह्यूमन काजेज, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, रिलीजन्स है, फैमिलियर है और पर्सनल कारक जो है इसके अंदर आते हैं। सामाजिक कारकों में अगर हम बात करें तो रीति रिवाज है, खान पान, शिक्षा दीक्षा, मेल मिलाप, सामाजिक क्रियाशीलता, व्यवहार, त्यौहार आदि अंत्य क्रियाएँ होती हैं जो कि प्रवास का कारण बनती हैं। भारत पाक विभाजन, हिंदू और मुसलमानों का स्थानांतरण काफ़ी हुआ था। विवाह के बाद स्त्रियों का पुरुष के घर जाकर बसना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रवास है जो कि सामाजिक प्रवास में आएगा। फिर है बात करें आर्थिक कारक की, यानी कि इकोनॉमिक काज की। लोग जो है आर्थिक कारणों से अधिकांश प्रवासों में प्रेरक कारण है।
यानी कि उनकी इच्छा, काम करने की इच्छा, नौकरी लगने की इच्छा, पूर्वी पूंजी निवेश, व्यापार उतार चढ़ाव, लाभ हानि, आशा, रोजगार के अवसर, अधिक वेतन का लाभ, कृषि घाटा, बेरोजगारी, कार्य दक्षता आदि काफ़ी सारे कारक हैं जो कि लोगों को आर्थिक वजह से प्रवास करने के लिए प्रेरित करते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र, राजस्थान के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश का बस्तर का इलाका, सरगुजा का इलाका जो है, उत्तम कृषि भूमि की उपलब्धि के कारण प्रवासी जो लोग हैं हुए हैं। भारत के औद्योगिक नगरी जैसे कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, टाटा नगर, भिलाई आदि में भी भारी प्रवास हुआ है। राजनीतिक कारक है पॉलिटिकल काज, युद्ध के पश्चात विजेता का भूमि पर कब्जा करके वहां पर बस जाना। भारत में आर्य, मुगल, अंग्रेज इनका आगमन हुआ और यहाँ आकर बस जाना एक राजनीतिक प्रवास है। अंग्रेज़ों ने भारत से बहुत सारे मजदूरों को मॉरिशस, फिजी, पूर्वी अफ्रीका के गन्ने के खेतों में बलपूर्वक जनसंख्या का प्रवास किया। चकमा शरणार्थी, पश्चिमी पंडित, कश्मीरी पंडितों का शरणार्थियों के रूप में प्रवास राजनीतिक कारणों से ही हुआ है। फिर है सांस्कृतिक परिणाम से प्रवास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा प्राप्ति, विद्यार्थी का, डॉक्टर, शिक्षकों का दूसरे देशों में प्रवास, पर्यटक, कलाकार, राजनीतिज्ञ आदि का भी अल्पकालिक या दीर्घकालिक या स्थायी प्रवास हो सकता है। जैसे हमारे कॉलेज की कबड्डी की टीम का आज जो है दैनिक प्रवास हुआ है और वो जो है MM कॉलेज फतेहाबाद के अंदर विजयी रही और उन्होंने डे टू डे प्रवास किया। उसके बाद है धार्मिक प्रवास, धार्मिक यात्राओं के लिए, जैसे हज के लिए जाना, कुंभ के लिए जाना, या हिंदू धर्म के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग जो है प्रवास करते हैं। शिमला, कांगड़ा जी, कुल्लू जी, ज्वाला जी, सालासर, रुणेचा, बहुत सारे ऐसे धाम हैं, मुकाम धाम, जहाँ लोग प्रवास करते हैं, धार्मिक यात्राओं के लिए प्रवास करते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग जो है धार्मिक कारणों से प्रवास करते हैं। प्रवास के परिणाम क्या होंगे फिर? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है, डेमोग्राफिक है, सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल, क्या परिणाम होंगे? आर्थिक परिणामों में अगर हम बात करें, उद्गम प्रदेश से जहाँ से जनसंख्या चली है कि मुख्य लाभ प्रवासी द्वारा भेजी गई हुंडियों से प्राप्त होता है उनको। हुंडियों का मतलब होता है एक मुश्त राशि भेजना, अपनी कमाई से बचाकर भेजना, पैसों को भेजना, उसको हुंडियाँ बोलते हैं। सन 2007 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडियों के रूप में जो है 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है प्राप्त हुई। कई राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से राशि प्राप्त करते हैं। इन हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन के लिए, ऋण चुकाने के लिए, प्रचार सुविधा के लिए, विवाह, बच्चों की शिक्षा और गृह निर्माण इत्यादि में भी किया जाता है। फिर है डेमोग्राफिक जो है कंसिक्वेंसेस, जनांकीय परिणाम। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवासों से नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। ग्रामीण जनसंख्या में या ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा आयु के कुशल एवं दक्ष लोगों का बड़ा प्रवास ग्रामीण जनसंख्या संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो वुमेन पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, वो कम हो जाती है गांव में। उदाहरण के लिए उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र में होने वाला बड़ा प्रवास इन राज्यों की आयु और लिंग संरचना के गंभीर असंतुलन पैदा कर देता है। ऐसे असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जहाँ से वे प्रवासी जाते हैं, जहाँ वे प्रवासी जाकर बस जाते हैं। उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम। सामाजिक सांस्कृतिक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है प्रवास जो है। नवीन टेक्नोलॉजी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ डिफ्यूजन होता है, इन्हीं के माध्यम से होता है। फिर है पर्यावरणीय परिणाम। जहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है वहाँ पर पर्यावरण के अनेकों प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास से वर्तमान नगरों की भौतिक और सामाजिक संरचना भी प्रभावित होती है। दिल्ली का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास है, पोल्यूशन से ग्रस्त है। इसके कारण नगरीय बस्तियों की अनियोजित रूप से वृद्धि भी होती है। स्लम एरिया बढ़ते हैं, परिणाम स्वरूप अवैध और मलिन बस्तियां बढ़ने लगती हैं। इन बस्तियों में वायु प्रदूषण, पेयजल की समस्या, वाहित मल का निपटान, सीवरेज समस्या, ठोस कचरे,
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी समस्याओं का सामना जो है सभी को करना पड़ता है। तो ये जो लेसन है बहुत ही इजी है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, ओवर।